लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो रिजल्ट कहानी उसे कहते हैं। हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम हिंदी के 2 चैप्टर, एक नागरी लिपि और एक अभिन्यों चैप्टर से, लेसन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम में ये प्रश्न बार बार इस लेसन से पूछे जाते हैं। और हम आपको एक बात बता दें कि ये 2 ऐसे लेसन हैं, 2 ऐसे चैप्टर है जिससे परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए हम कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। तो पहला जो है वो है नागरी लिपि के बारे में। नागरी लिपि जिसके लेखक गुणाकार मूले जी थे, है ना। ये कहते हैं कि मराठी भाषी होते हुए जिन लोगों ने हिंदी की महती सेवा की, उनमें गुणाकार मूले का योगदान अतुलनीय है। अगर देखा जाए तो मराठी भाषी गुणाकार मूले ने हिंदी में विज्ञान लेखन को एक अलग प्रतिष्ठा दी। इनका जो जन्म हुआ था, आपको हम बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था वो 3 जनवरी 1935 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। गुणाकार मूले जी का जन्म 3 जनवरी 1935 ईस्वी को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में एमए किया, है ना, एमए किया। इसके बाद 1971 ईस्वी में दिल्ली आ गए, है ना, दिल्ली आ गए। बाकी का उनका जीवन जो है दिल्ली में ही बीता। और उनके बारे में एक प्रसिद्ध तथ्य यह है कि दिल्ली में जब उन्होंने सिविल विवाह किया तो कोर्ट में उनके पिता की भूमिका हिंदी के प्रसिद्ध कवि बाबा नागार्जुन ने निभाई, है ना। ये गुणाकार मूले जी राहुल साकृत्यायन के शिष्य थे, है ना, शिष्य थे। तो चलिए हम देखते हैं कि नागरी लिपि से किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। तो ये जो कहता है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो उसे हम लोग नंदी नागरी के नाम से जानते थे, है ना, नंदी नागरी के नाम से जानते थे। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है कि गुणाकार मूले किस निबंध के रचयिता हैं, है ना। गुणाकार मूले किस निबंध के रचयिता हैं? तो ये है नागरी लिपि के। किसके हैं? नागरी लिपि के हैं। अगर नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके देखा जाए तो ये जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। किसके हैं बच्चा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अभिन्यु की बात करें तो अभिन्यु जो है वो अशोक वाजपेयी के हैं, है ना। किसका है? अशोक वाजपेयी के हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो प्रश्न कहता है कि थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें भी अच्छा लगे ना। चलिए तीसरा जो प्रश्न कहता है कि आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिलने लग जाता है? आरंभिक हिंदी का साहित्य कब से मिल जाता है? तो ये जो है ये 8वीं 9वीं सदी से मिलना प्रारंभ हो जाता है ना। चलिए आगे देखते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो कहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि क्या है? आपका जो ऑप्शन है वो है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन है रोमन लिपि, है ना, ऑप्शन आपका है देवनागरी लिपि या फिर गुरुमुख लिपि। तो ये तो आप जानते ही हैं कि हिंदी का जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि
है ना। चलिए अगले देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो ये जो है दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है प्यारे बच्चों, दक्षिण भारत से मिला है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न कहता है वो है कि 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केलरस्य जैसे शब्द किस लिपि में अंकित है ना। कौन सी लिपि में जो है ये अंकित है, आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा क्या, देवनागरी लिपि। क्या होगा बच्चों, देवनागरी लिपि, है ना। चलिए अगला जो कहता है कि ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को कहा है। ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि कहा है। तो ये क्या कहा है, नंदी नागरी लिपि कहा। क्या कहा है, नंदी नागरी लिपि कहा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है कि गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था। गुणाकार मूल्य का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। कब हुआ था, 1935 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, है ना। नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं, तो ये जो है 11वीं सदी में। कैमी सदी में, 11वीं सदी में, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं के लेख में नागरी लिपि देखने को मिलती है। उत्तर भारत में पहले पहल किस राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है, तो ये जो है आपका इसमें से कोई नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे देखते हैं। इसको ये जो अगला प्रश्न है वो कहता है कि देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, हिंदी, नेपाली या नेवारी, है ना। नेवारी अब वो मत समझ जाइएगा, धान वाला जो नेवारी होता है उसको मत समझिएगा, है ना। मराठी या फिर इनमें से सभी। तो देवनागरी लिपि में जो है हिंदी भी देखने को मिलता है, नेपाली भी देखने को मिलता है, मराठी भी देखने को, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑल ऑफ डीज, है ना, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिले हैं। नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख जो है किस प्रदेश से मिले हैं, तो ये जो है दक्कन का प्रदेश, है ना। दक्कन प्रदेश से नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न कहता है वो कहता है कि कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी। कलिंग लिपि भारत के किस प्रदेश की लिपि थी, तो ये जो था ऑप्शन डी, उड़ीसा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि गतिसार संग्रह की रचना किसने की। गतिसार संग्रह की रचना किसने की, तो ये जो है महावीर चार ने किए थे। कौन किए थे, महावीर चार ने किए थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कहता है कि नागरी लिपि पाठ निम्न में से क्या है। तो नागरी लिपि निम्न से क्या है, ये निबंध है। क्या है, निबंध है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दोहा किसकी रचना है। दोहा किसकी रचना है, तो दोहा जो है वो है शरहपाद की रचना है। किनकी रचना है, सदहपाद की रचना है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि नागरी लिपि के टाइप कब बने। नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो ये जो है लगभग दूसरी सदी के पहले। नागरी लिपि के टाइप कब बने थे, लगभग दूसरी सदी के पहले, है ना। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कहता है कि किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के बनवाए थे। किस बादशाह ने राम सीता की आकृति वाले सिक्के बनवाए थे, तो ये जो है अकबर ने बनवाए थे। क्या था, अकबर ने बनवाए थे।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये नागरी लिपि का ये लास्ट प्रश्न है और कहता है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? तो ये जो हैं गुणाकार मूल्य हैं। कौन है? गुणाकार मूल्य हैं। और बच्चों एक बात आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना। आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गुणाकार मूल्य का मृत्यु कब हुआ था, है ना। गुणाकार मूल्य का मृत्यु कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो है अभिन्यों से, तो इनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं, है ना। तो ये जो अभिन्यो हैं, इनके जो लेखक अशोक वाजपेयी साहब, इनका जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। लेकिन इनका मूल निवास अगर देखा जाए तो सागर मध्य प्रदेश में है ना। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इनकी माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है ना। क्या है? परमानंद वाजपेयी। माता का नाम निर्मला देवी और पिता का नाम परमानंद वाजपेयी है ना। चलिए तो इससे कितने प्रश्न बनते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो इससे जो पहला प्रश्न कहता है वो कहता है कि अभिन्यो शीर्षक पाठ निम्न में से क्या है। अभिन्यो शीर्षक पाठ निम्न में से क्या है? तो ये जो है आपका यात्रा वृत्तांत है। क्या है बच्चों? यात्रा वृत्तांत है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अभिन्यो पाठ के लेखक कौन है। अभिन्यो पाठ के लेखक कौन है? तो अभिन्यो पाठ के जो लेखक हैं वो है अशोक वाजपेयी। कौन है? अशोक वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट कहता है कि ला शत्रुज क्या था। तो ला शत्रुज जो था वो ईसाई मठ था। क्या था बच्चों? ईसाई मठ था, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पिकासो क्या थे। पिकासो क्या थे? तो ये जो पिकासो जो थे वो चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। चलिए नेक्स्ट कहता है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? अभिन्यो रहा है। फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन रहा? अभिन्यो रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अभिन्यो किस देश में है। अभिन्यो किस देश में है? तो ये जो है अभिन्यो फ्रांस में है। कहाँ है? फ्रांस में है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन कविता नहीं है। इनमें से कौन कविता नहीं है ना। तो ये जो है आपका अभिन्यो होगा। स्वदेशी आपका कविता है, हमारे नींद कविता, भारत माता कविता है ना। और बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि स्वदेशी के लेखक कौन है, हमारे नींद के लेखक कौन है और भारत माता ग्राम वासनी के लेखक कौन है। ये तीनों चैप्टर से, तीनों लेसन से जो है आपको लेखक का नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग को कमेंट करना है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। नेक्स्ट कहता है क्या कि लेखक अभिन्यो क्या साथ लेकर आए थे। जो लेखक अभिन्यो वो क्या साथ लेकर आए थे? तो ये जो है ये आपका हिंदी टाइपराइटर, 3-4 पुस्तकें, है ना, और कुछ संगीत टेप्स या फिर इनमें से सभी। तो ये जो होगा ये तीनों लेकर आए थे अभिन्यो। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि अभिन्यो किस नदी पर स्थित है। तो अभिन्यो जो है वो रोम नदी पर स्थित है। कहाँ है? रोम नदी पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आंद्रे वेंत्रा रेनिसा और पाल एलुवार ने अभिन्यो में रहकर संयुक्त रूप से लगभग कितनी कविताओं की रचना की, है ना। कितनी कविताओं की रचना की? तो ये जो है 30 कविताओं की रचना किए थे। कितने कविताओं का रचना किया गया था? 30 कविताओं का रचना किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि अभिन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले कवि कौन थे,
है ना। अभिन्यो में रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखने वाले कवि कौन थे? आंद्रे, रेनसा, पाल एलुआर, इनमें से सभी। तो ये जो हैं ये तीनों थे। कौन थे? ये तीनों थे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि रोम नदी कहाँ है? तो रोम नदी अभी ये बताएं फ्रांस में है ना। कहाँ है? फ्रांस में है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है कहता है कि ला शतरुज में अशोक वाजपेयी कल कितने दिनों तक रहे? है ना, कल कितने दिनों तक रहे? तो ये जो है 19 दिनों तक रहे, है ना। कितने दिनों तक? 19 दिनों तक, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानताएं पाते हैं? है ना। अशोक वाजपेयी नदी और कविता में क्या समानता पाते हैं? तो जो है नदी भी भरा रहता है और कविताएं भी भरी रहती है ना। तो दोनों जो है इसमें भरे रहते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वो 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जन्म हुआ था। और बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इनका जो मृत्यु वो कब हुआ था। मृत्यु कब हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये 3 होमवर्क आपको रहा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि इनका मृत्यु कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है ना। इनमें से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो ये जो है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि अभिन्यो क्या है? अभिन्यो क्या है? तो ये जो अभिन्यो है वो है दक्षिण फ्रांस के एक मध्ययुगीन ईसाई मठ, है ना। दक्षिण फ्रांस का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? है ना, कौन थे? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये जो थे अशोक वाजपेयी थे। कौन थे? अशोक वाजपेयी थे। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेखक श्री अशोक वाजपेयी अभिन्यो किस सिलसिले में गए थे? है ना, किस सिलसिले में गए थे? तो ये जो था वो रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे, है ना। रंग समारोह में भाग लेने के लिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं। ये लीजिए, ये क्या हुआ? आगे तो प्रश्न ही नहीं है। तो चलिए, तो ये जो आप 2 चैप्टर देखे, 2 लेसन देखे, ये प्रश्न टोटल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। जो विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने के लिए सक्षम है वो विद्यार्थी इस वीडियो को जरूर देखें, है ना। इससे बाहर जो है इस लेसन से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जाते हैं और इससे बाहर प्रश्न भी नहीं पूछेंगे, है ना। तो चलिए इसी के साथ क्लास यहीं पे स्थगित करते हैं, स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।